Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जो भी साथी न्यू हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिएगा, आज अपन एक नए टॉपिक के साथ में उभरे हैं जो भूगोल के रूप में आएगा। तो देखिएगा, भूगोल की प्रत्येक क्लास आपके समक्ष होगी। भूगोल के बारे में जो भी संक्षिप्त में जानकारी आपके पास होगी, मेरे पास होगी, वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और जो आपके पास है वो हमें प्रेषित करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप पर आप हमें जो भी आपके पास संक्षिप्त में जानकारी है वो आप अवेलेबल करवा सकते हैं। कई साथी ऐसे हैं जो हमारे साथ में हमेशा जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं भूगोल के बारे में इनकी जो परिभाषाएं हैं वो एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं और वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आपको भूगोल की बात करें तो आज अपन यहाँ पर भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जितना भी भारत के भूगोल से रिलेटेड टॉपिक रहेंगे वो मैं आपको प्रत्येक एक एक क्लास में आपको संक्षिप्त में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखिएगा, भारत के भूगोल की बात करें तो भारत के भूगोल के अंदर हम सबसे पहले हैं वो आज पढ़ेंगे भौतिक भूगोल की संरचना। यानी कि भारत के जितने भी भौतिक भूगोल है, भारत की जो भौतिक भूगोल है यानी कि भारत की भौतिक संरचना है, उनके बारे में अपन विस्तृत से अध्ययन करेंगे। और जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं वो वीडियो को एक बार लाइक और आई बटन में जो वीडियो दिए हुए हैं उस वीडियो को सबसे पहले देखिए। इससे पहले जो भी क्लासें हैं वो कोई क्लासें संभवतः मायने नहीं रखती है। मैं आपको भारत का भूगोल पहले पढ़ाना पसंद करूंगा क्योंकि एग्जाम है वो काफी सर पर आ चुके हैं। तो विश्व भूगोल से रिलेटेड काफी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, भारत भूगोल से और राजस्थान भूगोल से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो भी साथी न्यू हैं वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको कुछ न कुछ इस वीडियो से जरूर सीखने को मिलेगा। अब देखिए, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। तो भारत के भूगोल में अपन पढ़ेंगे भारत की भौतिक संरचनाएं। उसके बाद में जैसे ही आपको टॉपिक मिलते रहेंगे वो आप संक्षिप्त से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए, भारतीय भूगोल की संरचनाओं के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं तो भारतीय भूगोल को मुख्यतः रूप से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी कि अब एक और नाम यहाँ से उभरता है, वो मैं नाम आपको प्रेषित करना चाहूंगा, जिसे कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप। अब देखिएगा, यहां से एक परिभाषा बनती है। भारतीय से तो हम जानते ही हैं कि इंडियन है। अब कई साथी कहेंगे कि सर उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। इससे पहले महाद्वीप के बारे में जानकारी अर्जित होना जरूरी है कि सर महाद्वीप किसे कहते हैं। महाद्वीप से ही तो उपमहाद्वीप बना है। उप है वो यहाँ पे एक इसे आगे जोड़ करके उपमहाद्वीप बनता है। सबसे पहले देखिएगा, महाद्वीप। महाद्वीप किसे कहते हैं? वह छोटा सा भूखंड जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। वह छोटा सा भूखंड या भूभाग जो चारों ओर पानी से घिरा हो उसे महाद्वीप कहते हैं। और उपमहाद्वीप वह छोटा सा भूभाग या विशाल भूभाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उपमहाद्वीप तीनों ओर से घिरा होगा, यानी कि उपमहाद्वीप जो होगा वो तीनों ओर से घिरा होगा और महाद्वीप जो होगा वो चारों ओर से भी हो सकता है और तीनों ओर से भी हो सकता है। यानी कि ऐसे महाद्वीप है जो तीनों ओर से पानी से घिरे हुए नहीं है, हालांकि उपमहाद्वीप होने के नाते वो तीनों ओर से पानी से घिरा होगा। जैसे अपन बात करें भारतीय उपमहाद्वीप की, तो भारतीय उपमहाद्वीप को अपन यहाँ पर 4 भागों में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप को अपन 4 भागों में, अपना टॉपिक जो रहेगा वो भारत की भौतिक संरचना रहेगी। तो भारत के जो जितने भी भौतिक संरचनाओं से रिलेटेड टॉपिक रहेंगे तो यहाँ पे हेडिंग है, हेडिंग के रूप में आप डाल दीजिएगा भारतीय या भारत की भौतिक संरचना, भारत की भौतिक संरचना। अब देखिएगा, भारत की भौतिक संरचनाओं के बारे में अपन विस्तृत से अध्ययन करेंगे तो अपना मुख्य टॉपिक यही रहेगा। अब देखिएगा, भारतीय महाद्वीप जो उपमहाद्वीप के बारे में अपन अभी बोल रहे थे तो उनको है वो मुख्यतः रूप से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है वो डिवाइड है, सबसे पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसे अपन हिमालय के रूप में भी जान सकते हैं। जिसे क्या कहा जा सकता है? हिमालय। यानी कि एक विस्तृत पहाड़ श्रृंखला, एक पर्वत श्रृंखला जिसे अपन उत्तरी हिमालय प्रदेश के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा जो एक अपना विस्तृत मैदान भी है जिसे
दूसरे प्रदेश के रूप में, यानी कि दूसरे भौतिक प्रदेश के रूप में अगर अपन डिवाइड करें तो रहता है सतलज गंगा, सतलज व गंगा और ब्रह्मपुत्र अब देखिएगा सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी कि जब हम भौतिक संरचनाओं का व्याख्या से अध्ययन करेंगे तो सतलज भी आएगी और गंगा भी आएगी और ब्रह्मपुत्र भी आएगी, यानी कि इन तीनों का विस्तृत मैदान, यानी कि ये भी एक भारतीय भौतिक संरचना का एक उपभाग है। इसी का एक विशेष प्रारूप यानी कि डेटा प्रारूप रहेगा। इसके अलावा तीसरे की अगर अपन बात करें तो भारत का एक दक्षिणतम प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का या दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। अब देखिएगा दक्षिण का जो भी प्रायद्वीपीय पठार रहेगा, पठार का मतलब होता है वह भूभाग जो समुद्री जल से उभरा हुआ रहता है, यानी कि ऊपर का जो भूभाग होगा यानी कि भूखंड होगा जो उभरा हुआ रहे और समतल हो, उसे अपन कहते हैं प्रायद्वीपीय यानी कि पठार कहते हैं। और प्रायद्वीपीय यानी कि वो समुद्र का वह भाग जो कम से कम ऊपर उठा हो, यानी कि एक भूखंड से ऊपर उठा हुआ जिसे समतल हो, और पठार के रूप में अपन परिभाषा प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि एक समतल भूभाग होगा। और जो चौथा रहेगा वो आपका रहेगा एक तटीय मैदान या द्वीप, जिसे अपन कहते हैं तटीय मैदान व द्वीप, यानी कि इसका अध्ययन अपन साथ में करेंगे। ये दोनों साथ में ही रहेंगे, तटीय मैदान भी साथ में रहेंगे और द्वीप भी साथ में रहेंगे। द्वीप वह छोटा भूखंड जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। जैसे अपन भारत की बात करें तो भारत विस्तृत रूप से इस प्रकार से है, तो भारत के कई द्वीप यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी कि ये जो द्वीप है वो तीनों ओर से पानी से घिरा होगा, चारों ओर से पानी से घिरा होगा, तो उसे अपन द्वीप कहते हैं। और तटीय मैदान, जैसे ये भारत का तटीय मैदान है, ये यहाँ पर तटीय मैदान है, पर्वत श्रृंखलाओं के साथ साथ ये तटीय मैदान भी कहलाते हैं, तो यहाँ इसका अध्ययन अपन इस प्रकार से करेंगे। अब देखिएगा विस्तृत रूप से बात करें तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश सबसे पहले टॉपिक के रूप में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला ही टॉपिक है अपना उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसे अपन हिमालय के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, अब सबसे पहले इसके बात अगर अपन करें तो रहती है उत्पत्ति व उत्थान की। अब देखिएगा इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, यानी कि उत्पत्ति या जिसे अपन क्या कहते हैं उत्थान। अब देखिएगा उत्पत्ति किस प्रकार से है, यानी कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में सबसे पहले अगर बात करें तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। एक सिद्धांत है जिसे अपन कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी। अब देखिएगा प्लेट विवर्तनिकी के रूप में अपन इसकी जानकारी अर्जित करेंगे। विवर्तनिकी, हाँ यहाँ पर एक मात्रा नहीं है, विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी। अब प्लेट विवर्तनिकी के रूप में अब देखिएगा इसके अनुसार हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। अब प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है, और हिमालय को मुख्य रूप से दो महाद्वीपों के आसपास प्लेट विवर्तनिकी, यानी हिमालय की जो उत्पत्ति है वो दो महाद्वीपों के आपस में टकराने से। प्लेट विवर्तनिकी का मतलब होता है दो प्लेटें आपस में टकराना और टकराने के बाद में एक प्लेट का नवीनतम निर्माण। जैसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, जैसे ये आपस में दोनों टकराएगी तो एक नया पहाड़ निर्माण करती है और एक नए श्रृंखला के रूप में उत्पन्न होती है, वो कहलाती है प्लेट विवर्तनिकी। और इसी के फलस्वरूप हमारे हिमालय पर्वतीय उत्तर पर्वतीय प्रदेश का निर्माण होता है। और आज हमारे पास में एक उदाहरण के रूप में देखा जाए तो हिमालय पर्वत का स्थित है, यहाँ पर हिमालय पर्वत है वो इसी का एक उदाहरण है। और यहाँ एक 33 सागर स्थित था। पहले यहाँ पर क्या थे, ये दोनों टकराने से पहले यहाँ पर क्या था, तो पहले की जानकारी प्राप्त करें तो यहाँ पर क्या था, 33 सागर था, एक सागर था, जिसके फलस्वरूप हमें 33 सागर की अगर अवशेषों की बात करें तो इसके अवशेष के रूप में आज भी अपने पास में क्या है, खारे पानी की जो झीलें हैं वो इन्हीं के उदाहरण माने जाते हैं, यानी कि जो जितने भी उदाहरण हैं वो सारे के सारे इन्हीं के उदाहरण माने जाते हैं। अगर बात करें जो उत्तरी भाग है, इसका उत्तरी भाग है वो एक लौरिसिंगा के रूप में आया था
लॉरेसिंगा या अंगारा भूमि के रूप में था। यानी कि एक अपन विस्तृत अर्जित करें इसके बारे में या इसकी जानकारी के बारे में बात करें तो ये उत्तर की ओर से एक पर्वत के रूप में आता है। तो ये अपना है नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी भाग है। अब उत्तरी भाग से जो यहाँ से जो एक पर्वत आता है वो आता है लॉरेंसिंगा जो पर्वत आया था, यहाँ इसे कहते हैं अंगारा भूमि। यहाँ इसे क्या कहते हैं? अंगारा भूमि, या जिसे अपन अंगारा लैंड भी कहते हैं। अंगारा भूमि, भूमि का मतलब होता है इंग्लिश में लैंड। तो कई जगह कई बुकों में या कई किताबों में या कई भूगोलवेताओं के द्वारा या कई अलग अलग अध्यापकों के द्वारा आपको भूमि की जगह लैंड का यूज करते हैं, तो इसे आप लैंड भी कह सकते हैं। यानी कि अंगारा भूमि या अंगारा लैंड जो यहाँ पर मुख्य रूप से उत्तर की ओर से आया था, उत्तरी भाग की ओर से आया था। और एक कहे तो यहाँ पर एशिया और यूरोप है। इस भाग से कौन कौन से थे? एक था एशिया, एक था यूरोप और एक था आपका उत्तरी अमेरिका, जो कि आज भी अपने पास में उत्तरी अमेरिका के कुछ भाग थे। उत्तरी अमेरिका के कुछ भाग थे। तो ये है वो धीरे धीरे किस ओर बढ़ा था? उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ा था। और बीच में कौन चल रहा था अपना? बीच में था तैथिस सागर। इसे अपन ने नाम दिया था तैथिस सागर। यानी कि जो बीच में था वो अपना क्या था? तैथिस सागर था। इस प्रकार से ये जो यहाँ पर जल के रूप में तैथिस सागर के अवशेष आज भी है, जिसे अपन इसे अगर बात करें तो इसे प्रिंगिथियन काल भी कहते हैं। और दक्षिणतम जो भाग था इधर से जो आया था, इधर से जो टकराने की बात करें तो ये था गोंडवाना लैंड यानी कि गोंडवाना की जो भूमि थी वो यहाँ से आई थी। काफी शब्द है वो आपको इंग्लिश से रिलेटेड मिलेंगे। अब दक्षिणतम भाग की बात करें तो दक्षिणतम भाग में से कौन कौन से प्रदेश आए थे? तो दक्षिणतम भाग में एक तो अमेरिका, प्रदेशों के नाम पूछ सकते हैं आपको। अमेरिका ऑप्शन में दिया जा सकता है कि निम्न में से। अब कई विद्यार्थियों के कमेंट ये भी थे, पिछले जब क्लास में मैंने देखे थे तो कई विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर इसमें से इन भूमियों के नाम अगर पूछे जाएंगे, प्रदेशों के नाम अगर पूछे जाएंगे तो किस प्रकार से पूछे जाएंगे? जैसे ये 3 ऑप्शन है, इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको सी नाम दिया और डी के रूप में अमेरिका का एक भाग दे दिया, यानी कि ये अफ्रीका दे दिया। अमेरिका यहाँ पे आता है तो ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है। अब इन चारों के नाम दे दिए और पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा गोंडवाना लैंड का है, तो निम्न में से कौन सा गोंडवाना लैंड का होगा? यानी कि आपको ऑप्शन डी ऑप्शन है वो सही रहेगा। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका आ चुका है तो पीछे कौन सा अमेरिका बचा था? दक्षिणी अमेरिका। और इसी प्रकार से अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया भी इसके साथ में था। किसके साथ में था? गोंडवाना लैंड से। गोंडवाना लैंड के जितने भी प्रदेश से दक्षिण की ओर से टकराए थे उनमें से एक अमेरिका के साथ साथ एक ऑस्ट्रेलिया भी साथ में था। यानी कि ऑस्ट्रेलिया भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है। यानी कि जितने भी ऑस्ट्रेलिया के भौतिक प्रदेश थे वो एक बार तैथिस सागर और अंगारा लैंड भूमि से टकराने के बाद में ऑस्ट्रेलिया अलग होता है। तो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया साथ में था। ऑस्ट्रेलिया जो आज एक स्वतंत्र महाद्वीप के रूप में और स्वतंत्र देश के रूप में जाना जाता है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रदेश जिसके बारे में अपन बाद में संक्षिप्त में जानकारी अर्जित करेंगे वो था मेडागास्कर। एक ये भी प्रदेश था। मेडागास्कर के अलावा भारतीय उपमहाद्वीप जिसके बारे में आप इससे भौतिक संरचनाओं में अध्ययन करेंगे ही, तो ये भी इसका एक क्या है? अंग था, अभिन्न अंग था भारतीय उपमहाद्वीप। परिणाम स्वरूप ये जब टकराते हैं, इसके अलावा अन्य कुछ और भाग थे जो आप बुकों के माध्यम से पढ़िएगा, क्योंकि जब पूरों की अगर बात करें तो सबसे लंबी एक लिस्ट बन जाती है और उस लंबी लिस्ट को अपन परिणाम स्वरूप यहाँ पर नहीं दे पाते हैं। तो ये टकराने के बाद में एक विशेष अवशेष का निर्माण होता है जो अपन अभी यहाँ पर बात कर रहे थे। तैथिस सागर में ये टकराते हैं और टकराने के बाद में इसका जो नाम दिया गया था वो नाम दिया जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप का इसी दिन से नहीं, इस भारतीय उपमहाद्वीप के एक उपभाग का निर्माण होता है जिसे अपन ने नाम दिया था उत्तरी हिमालय। यानी कि उत्तरी का जो पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण होता है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के टकराने से, जो परिणाम स्वरूप आज भी अपने पास में तैथिस सागर के अवशेषों के परिणाम स्वरूप यहाँ पर कोई बड़ा सागर हुआ करता था और उसी के परिणाम स्वरूप अपने पास में 2 विशेष उदाहरण मिलते हैं। तैथिस सागर के अवशेषों की बात करें तो एक तो खारे पानी की झीलें और दूसरा रहता है राजस्थान के सर्वाधिक मरुस्थल का। राजस्थान का जो मरुस्थल है वो तैथिस सागर का ही अवशेष माना जाता है। अब देखिएगा, इसी प्रकार से अपन भारतीय जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, भारत का जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, इसको अपन
तीन भागों में विभक्त करेंगे। तीन भागों में विभक्त करेंगे। तीन भागों में से पहला जो भाग रहता है वो ट्रांस या तिब्बत हिमालय प्रदेश रहता है, ट्रांस या तिब्बत हिमालय प्रदेश रहता है। और दूसरा रहता है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, जो हिमालय का मुख्य मध्यतम भाग है। और उसके अलावा तीसरा जो रहेगा वो पूर्वांचल की पहाड़ियां रहेगी। अब देखिएगा, पहले भाग की अगर बात करें अपन तो वो रहता है ट्रांस हिमालय पर्वत प्रदेश या ट्रांस, या इसे तिब्बत भी कहते हैं, इसे तिब्बत भी नाम दे सकते हैं। ट्रांस या तिब्बत का जो हिमालय प्रदेश है, तिब्बत हिमालय प्रदेश। अभी अपन ने अभी अपन ने बात की कि ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय प्रदेश, तो इसमें से पहले है वो फैक्ट के रूप में जानते हैं कि जब दो अंगारा लैंड और भूमि जो गोंडवाना लैंड है जो आपस में टकराए तो एक प्लेट विवर्तन ऊपर उभरती गई धीरे धीरे, और तैतीस सागर को धीरे धीरे ऊपर उभरते हुए एक भूखंड का निर्माण होता है, एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, जैसे अपन ने हिमालय नाम दिया। तो इसी प्रकार से ट्रांस हिमालय है, इसे तिब्बत का हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि तिब्बत हिमालय का जो अधिकांश भाग है, इस प्रदेश का जो अधिकांश भाग है वो तिब्बत में होने के कारण इसे हिमालय प्रदेश को तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। और इस अवस्थिति की अगर बात करें तो इसका जो निर्माण है वो जीवाश्म वाले समुद्री अवसादों से बनता है। इसका निर्माण मुख्य फैक्ट के रूप में अगर बात करें तो इसका जो निर्माण होता है वो जीवाश्म, जितने भी जीवाश्म जीव होते हैं यानी कि जो समुद्री जीव होते हैं उनके अवशेषों से होता है। जीवाश्म समुद्री जो अवसाद होते हैं या समुद्री अवसादों से इसका निर्माण होता है, अवसादों से इसका निर्माण होता है, यानी कि जितने भी जीवाश्म समुद्री अवसाद है उनसे इसका निर्माण होता है। और इसकी जो निचली परत है, एक बात करें तो इसकी जो ऊपरी परत तो ये उल्लेख करवाती है कि जीवाश्म समुद्री जो अवशेष है इनसे बनती है, लेकिन जो इसका निचला जो भाग है, जो इसके नीचे वाला यानी कि हिमालय प्रदेश इस प्रकार से है, तो इसका जो निचला भाग है वो टर्सरी के नाम से जाना जाता है। टर्सियरी ग्रेनाइट के रूप में है। किसके रूप में है? ग्रेनाइट के रूप में है, यानी कि ये इसका एक मुख्य विशेषता है। पहली विशेषता ये हो गई, और दूसरी विशेषता है कि ये जो इसका निचला प्रदेश है वो इसके रूप में है, यानी कि जो निचली परत है वो इसके रूप में है। और इसका मुख्य विस्तार है वो जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जितने भी उत्तर में है, यानी कि जम्मू कश्मीर में भी है और इसके अलावा उत्तर में भी इसका विस्तार पाया जाता है। और इसकी लंबाई है वो 365 है, 365 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है, यानी कि लगभग अनुमानित जो इसकी लंबाई है वो 365 किलोमीटर के आसपास है। और इसकी वनस्पतियां में बात करें तो यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव रहता है, यानी कि इसमें कोई किसी प्रकार की वनस्पतियां नहीं है। और इसकी सबसे पहली श्रेणी है, ट्रांस हिमालय प्रदेश की पहली श्रेणी है वो है काराकोरम, यानी कि काराकोरम। इसको मैं एक बार साफ करना चाहूंगा। तो देखिएगा, इसकी जो पहली श्रेणी है, पर्वत श्रेणी की बात करें तो इसकी जो पहली श्रेणी है वो काराकोरम श्रेणी है। अब देखिएगा, पहली श्रेणी की बात करें तो ये है काराकोरम श्रेणी है। और दूसरा अगर श्रेणी की बात करें तो यहाँ पे एक श्रेणी है जो है लद्दाख श्रेणी है, यानी कि इसकी दूसरी प्रसिद्धतम श्रेणी है वो कौन सी है? लद्दाख श्रेणी है। और तीसरी की बात करें तो वो जास्कर श्रेणी है, यानी कि ये इसकी क्या है? दोनों तीन पर्वत श्रेणियों में इसको विभक्त किया जाता है, यानी कि ये जो पामीर की गांठ से लगाकर शुरू होती है, पामीर की गांठ से यत्सांग, कुलनोंग, काराकोरम श्रेणी और कैलाश श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, इस प्रकार से इसका विस्तार है वो उत्तर से शुरू हो जाता है। और अगर बात करें अगर कश्मीर घाटी से, तो कश्मीर घाटी से नीचे की और लघुत्तम हिमालय है, उससे नीचे है वो शिवालिका हिमालय है, और इधर काठमांडू की घाटी से शुरू होती है और इधर कश्मीर घाटी से शुरू होती है। इसके बीच का जो प्रदेश कहलाता है वो वृद्ध हिमालय के रूप से जाना जाता है। देखिए, एक अपन चित्र के रूप में बना करके मैं आपको समझाऊंगा। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें तो यहाँ पर एक नाम दिया गया, जिसे नाम दिया गया पामीर की गांठ, यानी कि पामीर के पठार की गांठ है, इसे पामीर की गांठ कहते हैं, पामीर की गांठ। अब ये पामीर की गांठ है, यहाँ से जो इस प्रकार का हिमालय है, इस हिमालय का नाम दिया गया है तैनसांग हिमालय, यानी कि ये जो श्रेणी है वो तैनसांग श्रेणी है।
इसके अलावा कुन श्रेणी है, कुन ये जो श्रेणी रहेगी, इसके मध्य की जो ये श्रेणी रहेगी, इसे नाम दिया गया है कुन-लुन श्रेणी। कुन-लुन श्रेणी यानी कि इसका नाम दिया गया कुन-लुन श्रेणी। और इसके अलावा इन दोनों के मध्य जो ये जो श्रेणी रहेगी, इस श्रेणी का नाम दिया गया है, ये जो श्रेणी है पर्वत श्रेणी है, इनके बीच की जो ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी का नाम दिया गया है काराकोरम श्रेणी, जिसके बारे में अभी अपन बात कर रहे थे, जिसका नाम दिया गया है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी इस प्रकार से। इसके और भी श्रेणी की बात करें तो यहां से एक श्रेणी और है, हिमालय प्रदेश इस प्रकार से है। तो ये जो श्रेणी रहेगी वो रहेगी कैलाश श्रेणी, ये रहेगी वो रहेगी कैलाश श्रेणी। और इसके यहां से एक और निकलता है, यानी कि एक और श्रेणी निकलती है जिसे अपन कहते हैं लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी। अब देखिएगा यहां पर पामीर की गांठ से ये मुख्यतः रूप से 4 से 5 जो श्रेणियां निकलती है वही रहती है। इसके अलावा यहां पर एक घाटी आ जाती है जिसे अपन कहते हैं कश्मीर की घाटी। कश्मीर की घाटी, ये कश्मीर की घाटी है। और इधर की ओर है वो यहां पर है वो काठमांडू की घाटी आ जाती है। काठमांडू की घाटी आ जाती है। काठमांडू की घाटी आ जाती है। जो काठमांडू की घाटी है, इस काठमांडू की घाटी और कश्मीर घाटी के मध्य है वो वृद्ध हिमालय का निर्माण मिलता है। और वृद्ध हिमालय से वापस लद्दाख की श्रेणी की ओर यहां से जो ये जो हिमालय मिलेगा, इसे अपन क्या कहते हैं, इस हिमालय का अपन ने नाम दिया वृहत हिमालय। वृहत हिमालय, ये वृहत हिमालय। लेकिन इस वृहत हिमालय से बीच में से एक श्रेणी निकलती है जो लद्दाख श्रेणी की ओर जाती है, उसे अपन कहते हैं लद्दाख श्रेणी की ओर जाती है। हाँ, लद्दाख श्रेणी की ओर जाती है। तो इसका अपन ने नाम दिया, वो दिया था जास्कर श्रेणी। यहां पर अपन नाम देंगे इसको जास्कर श्रेणी। इन सभी श्रेणियों के बारे में विस्तृत से मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा। और यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां से जो ये श्रेणी है वो जास्कर श्रेणी के नाम से जानी जाती है। ये एक और श्रेणी निकलती है जो इस प्रकार से निकलती है, यानी कि जास्कर श्रेणी वापस इस तरफ चली जाती है। और जो वृहत हिमालय से एक और श्रेणी निकलती है, उसका नाम दिया अपन ने लघु हिमालय। क्या नाम दिया? लघु हिमालय। ये लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा ये जो अपनी वृहत श्रेणी थी वो कश्मीर घाटी से लगाकर काठमांडू की घाटी तक हो गया। और इस तीनों के नीचे से जो इन सभी के नीचे जो पाई जाती है उसे अपन कहते हैं शिवालिका श्रेणी। और इन सभी के बारे में अपन विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला देखिएगा, सबसे पहले अपन एक अध्ययन करेंगे जो होगी आपकी काराकोरम श्रेणी। अब देखिएगा काराकोरम श्रेणी एक ही अपन बात करें तो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले काराकोरम श्रेणी, यानी कि काराकोरम श्रेणी के बारे में अपन विस्तृत से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले काराकोरम श्रेणी के बारे में व्याख्या की जानकारी अर्जित करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा काराकोरम श्रेणी है जो भारत की सबसे उत्तरी पर्वत है। पहली बात इसकी जो विशेषता है वो भारत की यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, यानी कि ये भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है, यानी कि नॉर्थ पोल में है। इसे एशिया की उच्च पीठी एशिया की रीढ़ कहते हैं। इसे एशिया की रीढ़ हड्डी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी इसे कहते हैं, यानी कि एशिया की रीढ़ है वो इसे कहते हैं। और दूसरी बात, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो गोडविन ऑस्ट्रेन है, या फिर इसे अपन कहते हैं 3 माउंट है। यहाँ पर ये जो केटू है वो इसमें ही मौजूद है। जो काराकोरम श्रेणी है इसकी बात करें तो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है वो है गोडविन, यानी कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, देखिएगा इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गोडविन। जो इसकी गोडविन सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी है गोडविन ऑस्ट्रेन। गोडविन ऑस्ट्रेन सबसे इसकी ऊंची चोटी के रूप में है। और केटू भी इसी के अंदर मौजूद है। जो केटू है जो भारत की सबसे बड़ी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, यानी कि पर्वत श्रृंखला है, श्रेणी है, वो इसी के अंदर है। जो केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो इसी के अंदर है, जिसकी ऊंचाई है वो लमसम 8611 के आसपास मानी जाती है। 8611 मीटर के आसपास मानी जाती है।
देखिएगा 8,711 मीटर के आसपास मानी जाती है। और काराकोरम है वो मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो नाब्रा घाटी से सियाचिन से ग्लेशियर है। इसमें एक काराकोरम की नाब्रा घाटी में ही सियाचिन ग्लेशियर है, एक सियाचिन ग्लेशियर भी मौजूद है। जो भी साथी एक बार लाइव देख रहे हैं वो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कोई श्रेणी में से छूट तो नहीं जाता है, तो आप मुझे समय रहते ही इसमें जरूर बतावें। इसके अलावा दूसरी जो श्रेणी रहती है वो रहती है लद्दाख श्रेणी। यहाँ पर अपन दूसरी श्रेणी के बारे में देखिएगा। दूसरी जो श्रेणी है वो है लद्दाख श्रेणी, यानी कि लद्दाख श्रेणी के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। ये काराकोरम श्रेणी का दक्षिणतम स्थित है, यानी कि ये काराकोरम श्रेणी से दक्षिणतम स्थित है। यह काराकोरम श्रेणी से है, ठीक है ना। इस काराकोरम श्रेणी के या से दक्षिण में स्थित है। स्थित आप लिख दीजिएगा, स्थित दक्षिण में है। और इसके अलावा ये जो एक लद्दाख श्रेणी है वो पूर्वी भाग में कैलाश और तिब्बत है, ठीक है ना। इसकी कैलाश श्रेणी है, यानी कि इसकी एक और उप श्रेणी है जिसको अपन जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, जो कि एक कैलाश श्रेणी के रूप में मैंने आपको बता ही दिया था कि लद्दाख श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के जो बीच में है वो यहाँ पर कैलाश श्रेणी के रूप में एक विस्तृत मैंने आपको श्रेणी बताई थी। इसके अलावा सी के बारे में अपन करें तो वो है जास्कर श्रेणी। ये इसकी है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी यानी कि जास्कर श्रेणी की बात करें तो लद्दाख के दक्षिण और महान हिमालय के जो वृहत हिमालय है, महान हिमालय है, उसके उत्तर में स्थित है। जो जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, ये महान हिमालय के उत्तर में स्थित है, यानी कि जो महान हिमालय है, जो मुख्य हिमालय है, उससे दक्षिण में स्थित है। और लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में यहाँ पे सिंधु घाटी स्थित है। जो जास्कर श्रेणी, एक तो ये जास्कर श्रेणी है और दूसरी इसकी जो लद्दाख श्रेणी है, दोनों के मध्य एक सिंधु घाटी नदी की घाटी स्थित है, यानी कि सिंधु नदी है वो जास्कर श्रेणी और लद्दाख के बीच में से निकलती है। अब दूसरे मुख्य पॉइंट के रूप में पर जाते हैं, जो रहता है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश दूसरा अपना पॉइंट रहेगा, वो रहेगा हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश। अब देखिएगा हिमालय पर्वतीय प्रदेश के रूप में हिमालय पर्वतीय प्रदेश को 3 समांतर श्रृंखलाओं के रूप में विभाजित किया जाता है, जो हिमालय के उत्तर से लगाकर दक्षिण में क्रमशः इस प्रकार से रहेगी। और देखिएगा सबसे जो पहला रहेगा वो आपका रहेगा वृहत हिमालय, या जिसे अपन आंतरिक हिमालय या हिमंद्री भी कहते हैं। वृहत हिमालय, वृहद हिमालय भी कहते हैं, या इसे अपन हिमंद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमंद्री भी कहते हैं, या इसे एक मुख्य नाम और दिया जाता है आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय। और इसके अलावा दूसरा जो इसका भाग रहता है वो रहता है लघु हिमालय। लघु हिमालय यानी कि लघु हिमालय भी इसका एक मुख्य भाग है। और लघु हिमालय की जितनी भी श्रेणियां रहेगी, लघु हिमालय भी कहते हैं, या फिर इसे हिमांचल श्रेणी भी कहते हैं। जो अपना भारत का सुप्रसिद्ध राज्य है, हिमांचल श्रेणी भी कहते हैं, हिमांचल श्रेणी भी कहते हैं। इसके अलावा तीसरा जो इसका उपभाग रहता है, तीसरा जो उपभाग है उसे अपन कहते हैं उप हिमालय। उप हिमालय, उप हिमालय, और इसे ब्रह्मा हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा हिमालय भी कहते हैं, ब्रह्मा हिमालय भी कहते हैं, ब्रह्मा हिमालय। और एक और है इसका, इनके 3 नाम हैं। एक इसे अपन कहते हैं शिवालिका हिमालय, शिवालिका श्रेणी भी कहते हैं, या उप हिमालय भी कहते हैं, या शिवालिका श्रेणी भी कहते हैं, श्रेणी। अब देखिएगा सबसे पहले की बात करें तो वृहत हिमालय के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन कौन सा है। तो वृहत हिमालय में सबसे पहले देखिएगा वृहत हिमालय, ये सिंधु नदी के गार्ज से लगाकर अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है। सबसे पहले लिखिएगा या फिर आप लिखते रहिएगा सिंधु नदी, सिंधु नदी के गार्ज से अरुणाचल
अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक विस्तृत है, ठीक है ना, मोड़ तक, ये मोड़ तक है, ठीक है ना। इस प्रकार से अब देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी तक मोड़ तक फैला हुआ है और विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी पर्वत श्रृंखला को काटकर, ये जो पर्वत श्रृंखला है इनको काटकर इनको घाटियों का निर्माण किया है, यानी कि जिसे अपन सिंधु घाटी और ब्रह्म घाटी या अलकनंदा की घाटियों के नाम से जानते हैं। तो ये शायद पूर्ववर्ती ऊपर उठे हुए भाग को काटकर इसमें से खंड, अलग अलग खंडों का निर्माण करती हुई अपने पुराने मार्ग को घाटी के रूप में सुरक्षित बनाती, यानी कि इन्होंने पहले से ही, जैसे ही इनका उत्थान हुआ है तो उस समय से ही इनका निर्माण हो चुका था। जो पानी, आप सभी को पता होगा कि पानी है वो हमेशा ढलान की ओर बह जाता है, तो यहाँ से इसका बहना संभव हुआ था, यानी कि पूर्ववर्ती नदियां हो गई थी। और हिमालय का सर्वोच्च जो शिखर है, जो माउंट एवरेस्ट है, इस हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है, जो माउंट एवरेस्ट है, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, इसी के अंदर है। माउंट एवरेस्ट वर्तमान में कहाँ पर है, जो अपने तिब्बत में स्थित है, तिब्बत में स्थित है। इसके अलावा चोमोलंगा है, जो चोमोलंगमा है, चोमोलंगमा है, चोमोलंगमा जो वर्तमान के अंदर नेपाल, तिब्बत के अंदर स्थित है, ये भी माउंट एवरेस्ट के अंदर है, तिब्बत के अंदर स्थित है। और सागर माथा है जो वर्तमान नेपाल के अंदर स्थित है, वो इसकी सर्वोच्च शिखर किसके अंदर स्थित है, अपने इसी वृद्ध हिमालय के अंदर स्थित है। और भारत में स्थित जो केटू है, जो कंचनजंगा है या केटू है, तो वो भी एक गॉडविन आइस्टीन के नाम से जानी जाती वाली जो है वो वर्तमान पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, तो वो भी इस पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। इसके अलावा भारत की जो कंचनजंगा है, जो वर्तमान सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है, तो वो भी इसी श्रेणी का भाग है। और महान हिमालय व वृहत हिमालय में पूर्वी की तुलना में जो पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ पश्चिमी भाग जो है वो हिमरेखा की ऊंचाई अधिक ऊंचा होने के कारण इसका जो भाग है, जो पश्चिमी भाग है, वो अधिक शुष्क रहता है। आपको समझ में आ गया, आशा करता हूं कि जो मैंने अभी बताया, जो महान हिमालय है, यानी कि एक तरफा महान हिमालय, दूसरी तरफा वृहत हिमालय। अब महान हिमालय और वृहत हिमालय, जो महान हिमालय है वो वृहत हिमालय की तुलना में क्या है, पश्चिम भाग में है, यानी कि जो महान हिमालय है, अब देखिए एक महान हिमालय है, ये महान हिमालय मान लेते हैं, और दूसरा यहाँ पर मान लेते हैं ये वृहत हिमालय। ये पश्चिम में ज्यादा होने के कारण, कौन सा, महान हिमालय, इस हिमालय की तुलना में ये महान हिमालय है, तो ये हिमालय इस हिमालय की तुलना में पश्चिम में ज्यादा होने के कारण इसकी जो हिमरेखा है, जो अधिक ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि जो पश्चिमी भाग में होने के कारण इसकी जो हिमरेखा अधिक ऊंची है। और इसी कारण जो पश्चिमी भाग का जो प्रदेश है, जो पश्चिमी भाग है, वो सबसे अधिक शुष्क होना पाया जाता है, यानी कि सबसे अधिक शुष्क रहता है। और हिमालय प्रदेश का अगला जो श्रेणी रहेगी वो लघु हिमालय या हिमालय श्रेणी। आशा करता हूं कि आपको जो मैंने पिछला हिमालय श्रेणी पढ़ाई है वो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो अगला देखिएगा लघु हिमालय, अपन अगले के बारे में पढ़ते हैं, जिनका अपन ने नाम दिया था ऑप्शन बी के रूप में, ऑप्शन बी के रूप में जो अपना उभरा था, जिसका नाम अपन ने दिया था लघु हिमालय, लघु हिमालय। अब देखिएगा लघु हिमालय के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो लघु हिमालय, इसका विस्तार मुख्य हिमालय के दक्षिण में है, यानी कि जो मुख्य हिमालय है, जो हिमाचल श्रेणी है, या इसे अपन लघु हिमालय कहते हैं, इसे लघुतम श्रेणी के रूप में जानते हैं। तो ये जो हिमालय है वो मुख्य हिमालय के दक्षिण की ओर है, यानी कि मुख्य हिमालय तो है वो किसकी ओर रह जाता है, उत्तर की ओर रहता है। जो इसका जो मुख्य विस्तार है वो कहाँ की ओर है, साउथ की ओर है, यानी कि दक्षिण की ओर है। इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितने किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई है वो 80 किलोमीटर के रूप में है। और इसकी जो 80 किलोमीटर से 100 के बीच में पाई जाती है, ठीक है ना, 100 से 80 के मध्य पाई जाती है। हालांकि औसतन जो है वो 90 के आसपास हो जाती है। आप सभी को पता होगा कि इसका औसत कैसे ज्ञात करेंगे, तो 80 प्लस 90/2, यानी कि 80 जो है 80 और 180, 180 कितने बच जाते हैं, पीछे 2 का भाग देने पर पीछे 90 बच जाते हैं, यानी कि इसकी जो औसतन लंबाई जो रहेगी, यानी कि औसतन किलोमीटर जो रहता है वो 90 किलोमीटर के आसपास रहता है। और इसकी औसतन ऊंचाई जो रहती है, ऊंचाई की बात करें तो अभी अपन ने तो बात करी थी लंबाई की बात, लेकिन जो औसतन ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो औसतन ऊंचाई, हाँ अपन बात कर रहे थे
चौड़ाई की, तो चौड़ाई अपनी कितनी हो जाती है 80 से 100 के मध्य, 100 किलोमीटर के मध्य। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये जो ऊंचाई जो रहता है, इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो अपनी रहेगी 3700 से 45 किलोमीटर, 3700 किलोमीटर टू 4500 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर के आसपास रह जाती है, ठीक है ना। और इसके ढालों पर कोणधारी वन है, यानी कि इसकी ये जो पर्वत श्रृंखला है उसमें कोणधारी वन है। कोण का मतलब जानते हो आप, इस प्रकार से ये मतलब होता है कोण। इस प्रकार के क्या है इसमें वन है, कोणधारी वन पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे घास के मैदान भी घास के मैदान के रूप में भी पाए जाते हैं। कई जगह घास के मैदान भी होते हैं। और जिन्हें अगर अब बात करें अपन कश्मीर के मार्ग में, तो कश्मीर का मार्ग है, कश्मीर के मार्ग में मर्ग की बात करें तो कश्मीर का मर्ग इसमें प्रसिद्ध माना जाता है। तो कश्मीर के मर्ग में कौन कौन से मर्ग पाए जाते हैं, गुलमर्ग, गुलमर्ग, गुलमर्ग इसका प्रसिद्ध है, कश्मीर में स्थित है। गुलमर्ग के अलावा इसमें सोनगरा भी है, ठीक है ना, सोनमर्ग भी है, सोनगरा नहीं सोनमर्ग भी है। और जो उत्तराखंड की अगर अपन बात करें तो उत्तराखंड में बुग्याल है और अयार है, मध्यवर्ती इसमें दुआर और धुन दोनों पाए जाते हैं, दुआर और धुन दोनों पाए जाते हैं जो उत्तराखंड की बात करें तो। और उत्तराखंड के अलावा जो विवर्तनिक दृष्टि से देखा जाए तो हिमालय पर्वत यहाँ का जो प्राय है जो ये है वो क्या है, बहुत ही शांत है, यानी कि एक जन्नत के रूप में देखा जाए तो सबसे पहले नाम आता है हिमाचल प्रदेश के, या फिर इस हिमाचल प्रदेश को अपन भारत का जन्नत कह सकते हैं, विश्व का सबसे ठंडा इलाका, और यहाँ पर शांति होने के कारण इसे जन्नत कहते हैं। और ये शांत होने के कारण ही अपने शांति प्रिय जो विश्व प्रसिद्ध विख्यात देव माने जाते हैं, वैदिक और सभ्य जो सिंधु घाटी सभ्यता है सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है भारत की। तो उस सभ्यता में भी शांति का सबसे घोतक माने जाते हैं, यानी कि जो शिव जी है वो शांत प्रिय व्यक्ति हैं, से निर्णय लेते हैं, आराम से सोच विचार करके निर्णय लेने वाले जो शांति प्रिय व्यक्ति थे वो भी कहाँ चले, ऐसा माना जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार वो लघु हिमालय में चले गए थे, यानी कि हिमाचल के हिमालय में चले गए थे। अब और इसकी बात करें तो भारत का जो प्रसिद्धतम स्वास्थ्य जो वर्धक है, जो स्वास्थ्य का सबसे प्रसिद्ध स्थान है वो भी ये माना जाता है। और स्वास्थ्य के रूप में पहला स्थान जो रहता है वो रहता है शिमला। शिमला आप सभी जानते होंगे, शिमला की मिर्चें आप सभी खाते होंगे, बहुत बड़ी आती है। और हालांकि अपने यहाँ गर्मी होने के कारण मिर्चें होती है, लेकिन वो छोटी छोटी मिर्चें होती है। शिमला की मिर्चें होती है वो बड़ी होती है, क्योंकि वहां पर सर्दियों में सर्दी अधिक होती है। और तो अपन बात कर रहे थे शिमला की। शिमला में स्वास्थ्यवर्धक जो है, स्वास्थ्य जो है वो सबसे अधिक उच्चतम श्रेणियों पर रहता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और है शिमला के अलावा, जैसे अपन जानते होंगे रानीखेत के बारे में आप सभी ने सुना होगा। रानीखेत जो यहाँ से काफी राजस्थान के सभी संभागों से ट्रेन जाती है, यानी कि एक नाम दिया हुआ है जो कि जोधपुर में स्टेशन लेते हुए निकलती है, हमने कई बार देखा है, जिसका नाम दिया गया है रानीखेत। इसके ट्रेन के ऊपर का जो ढलान आप देखेंगे तो ये जो ट्रेन निकलती है इसके ऊपर का जो ढलान होगा वो इस प्रकार से होता है, क्योंकि ये जब यहाँ पे जब पहुंचे तो कभी हो सकता है भविष्य में कभी इस पर बर्फबारी हो तो ये बर्फ आसानी से नीचे पिघल करके यहाँ आसानी से नीचे जा सके। रानीखेत के अलावा दार्जिलिंग भी है। क्या है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग भी इसका मुख्य उदाहरण माना जाता है, यानी कि दार्जिलिंग जो है वो इसका सबसे मुख्यतम उदाहरण है। और एक और है नैनीताल। रानीखेत के साथ साथ एक और है नैनीताल। नैनीताल। इन चारों जो प्रदेश मैंने आपको बताए हैं इनमें स्वास्थ्य वर्धक है वो सबसे अच्छा माना जाता है। और ये लघु हिमालय के सबसे निचले प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। और लघु हिमालय के सबसे उच्चतम श्रेणी नहीं, सॉरी, हाँ, ये तो है वो स्वास्थ्य वर्धक है। लेकिन जब अपन बात करें कि हिमालय के जितने भी निचतम जो प्रदेश हैं वो अर्थात लघु हिमालय के जो सबसे छोटे छोटे हैं वो शिवालिका श्रेणी के बीच में स्थित है। ये जो है वो शिवालिका श्रेणी के और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। यहाँ पर है वो गर्मी भी काफी अधिक रहती है। और देखिएगा लघु हिमालय के अंतर्गत छोटी छोटी श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अपन लघु हिमालय की जो छोटी छोटी श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी है, तो देखिएगा पीर पंजाल वगैरह इसके अंदर आती है। तो सबसे पहली जो लघु श्रेणी के रूप में अपन बात करें तो वो आती है पीर पंजाल श्रेणी। अब देखिएगा पीर पंजाल श्रेणी इसी का एक उपभाग है। और धौलाधर दूसरा है, धौलाधर
धौलाधर श्रेणी इसी का एक उदाहरण है। और तीसरे के रूप में अगर अपन बात करें तो नारगा टिब्बा है। नारगा टिब्बा जो है इसकी एक श्रेणी है, यानी कि ये इसकी छोटी छोटी श्रेणियां हैं जो इसके अंतर्गत पाई जाती है, जो लघु हिमालय के अंतर्गत पाई जाती है। और चौथे की अपन बात करें तो वो होती है महाभारत श्रेणी। अब देखिएगा ये जो श्रेणियां थी वो किसके अंदर आती है, लघु हिमालय के अंतर्गत ये छोटी छोटी श्रेणियों के रूप में उभरते हैं, जिसे अपन कहते हैं बाह्य हिमालय के रूप में जानते हैं। तो देखिएगा बाह्य हिमालय, ये वापस से मार्क कर, सी जो इसका अपने पार्ट लिया था वो लिया था शिवालिक हिमालय। क्या लिया था, शिवालिक हिमालय। यहाँ इसे अपन ने नाम दिया था बाह्य हिमालय श्रेणी, यानी कि जो यहाँ का हिमालय है वो हिमालय श्रेणी के रूप में। देखिएगा शिवालिका श्रेणी लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। अभी अपन ने जो पहले पढ़ा था उसके दक्षिण में, यानी कि अपने भारत की तरफ की बात करें तो भारत के दक्षिण की तरफ जो है वो ये हिमालय पाया जाता है। एक अवस्थित है, सबसे विस्तारतम भाग है, जो पश्चिम में पंजाब से अगर बात करें तो इधर से पंजाब शुरू हो जाता है। कौन आ जाता है, पंजाब से लगाकर इधर की बात करें तो यहाँ पर जो रहती है वो कोसी नदी के रूप में रहती है। जो कोसी नदी है, पूर्वांचल की पहाड़ियां, ठीक है ना, पूर्वांचल की पहाड़ियां। अब देखिएगा पूर्वांचल की पहाड़ियां ये भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में फैली हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से भाग में फैली हुई है। ये भारत के मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी भाग में फैली हुई है। इसमें जो कई भारत के और म्यांमार के सीमा रेखा तक फैली हुई है। ये भारत के और म्यांमार की सीमा रेखा तक फैली हुई है, यानी कि म्यांमार और भारत जाने के जो रास्ते होंगे वो पूर्वांचल पहाड़ियों से होते हुए गुजरते हैं। और इनके कई प्रदेश आंतरिक प्रदेश में भी इसके हिस्से हैं, यानी कि भारत में भी है और उनके अंदर में है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो पटकुई है, पटकुई नुम है और नागा है, पहाड़ियां हैं जो मिजो की पहाड़ियां हैं